हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी व्याकरण को शुरू कर रखा है और ये हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा वाक्य विचार। वाक्य विचार आज का जो है हमारा क्या है, विषय है। तो चलिए हम वाक्य के बारे में और भी जान लेते हैं कि वाक्य क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। इनके विषय में हम जानते हुए चलेंगे। तो हमारी जो आती है परिभाषा, यानी कि वाक्य के जो परिभाषा है वो क्या है कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। यानी कि जब शब्दों की इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि उससे कोई हमें अर्थ पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि हम क्या कहना चाहती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि विचार को पूरी तरीके से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जब हम कोई भी विचार है उसको पूरी तरीके से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त, यानी कि उसमें एक क्रिया भी होनी चाहिए, क्रिया से युक्त शब्द पद समूह को क्या कहेंगे, हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, ये हमारे क्या है, वाक्य है। इस अगर हम पहले जो उदाहरण में अगर हम इसमें देखें विजय खेल रहा है, तो इसमें कितने शब्द बनते हैं, इसमें हमारे 4 शब्द आ गए। कौन कौन से, विजय, विजय शब्द आ गया, उसके बाद खेल शब्द है, उसके बाद रहा शब्द है और उसके बाद ह शब्द है। तो इस तरीके से जो है हमारे कितने शब्द है, 4 शब्द है। और इन शब्दों की इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि ये वाक्य है, यानी कि विजय खेल रहा है। इस वाक्य से हमें क्या अर्थ प्रकट होता है कि विजय नाम का कोई पुरुष है या विजय नाम का कोई बालक है और क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। इसी प्रकार से बालिका नाच रही है, इस वाक्य में भी कितने शब्द हैं, इस वाक्य में भी 4 शब्द हैं। बालिका, नाच रही और है, ये जो है हमारे 4 शब्द हैं। और इन शब्दों की इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि इसको पढ़ने पर हमें ये ज्ञात होता है कि कोई बालिका है और वो क्या कर रही है, नाच रही है। तो इस वाक्य से हमें अर्थ का पता लग रहा है। तो यही इसमें कहा गया है कि एक पूरे विचार को प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त। इसमें क्रिया क्या है, पहले वाक्य में खेलना क्रिया है, दूसरे वाक्य में क्या है, नाच जो है वो क्रिया है। इन क्रिया से युक्त शब्द समूह या फिर कहे हम पद समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द को ही पद कहते हैं। जब कोई शब्द अकेला होता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको शब्द ना कह के क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पदों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाएगा जिससे हमें किसी अर्थ का क्या होता है, ज्ञान होता है। अब क्या है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य में कितने भाग होते हैं। तो वाक्य में कितने भाग होंगे, वाक्य में 2 भाग होते हैं। एक को कहेंगे हम उद्देश्य और दूसरे को हम क्या कहते हैं, विधेय। तो वाक्य उद्देश्य और विधेय ये जो है हमारे वाक्य के भेद होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य है कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसको क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। सरल शब्दों में अगर हम कहें जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। तो इन 2 वाक्यों में पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में क्या कहा गया है कि किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है, पूनम पढ़ती है। तो हमने किसके विषय में कहा, पूनम के विषय में कहा कि वो किताब पढ़ती है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा, इस वाक्य में पूनम जो है वो क्या है, उद्देश्य है। पूनम क्या है, पूनम क्या है, वो है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, पूनम है। दूसरे वाक्य में अगर कहें कि सचिन दौड़ता है, सचिन दौड़ता है यानी कि क्या कार्य कर रहा है, सचिन दौड़ने का कार्य कर रहा है, इसमें क्रिया हो गई। और कौन दौड़ रहा है, सचिन दौड़ रहा है, हम सचिन के विषय में बता रहे हैं। तो ये क्या है, सचिन हमारा क्या है, इसमें उद्देश्य है। सचिन क्या है, सचिन उद्देश्य है, उद्देश्य है। सचिन क्या है, सचिन उद्देश्य है। तो यही कहा गया है कि जिस वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। अगर हम अब आगे देखें कि जो उद्देश्य होता है उसके 2 भाग होते हैं।
जो उद्देश्य होता है उसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है कर्ता और दूसरा होता है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। विशेषण क्या होता है? जो कर्ता की जैसे विशेषता बताता है, किसी भी शब्द की विशेषता जो बताता है वह विशेषण होता है। तो उद्देश्य के कितने भाग होते हैं? उद्देश्य के दो भाग होते हैं। एक होता है कर्ता और दूसरा जो होता है कर्ता से संबंधित कोई शब्द होता है, तो वो हमारा किसका? उद्देश्य का भाग होगा। दूसरा क्या है? विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे कि पूनम पढ़ती है, इस वाक्य में जो पूनम शब्द है वो क्या है? वो हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि किताब पढ़ती है, तो ये क्या आएगा? ये हमारा विधेय आएगा। जैसे कि इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम क्या है? उद्देश्य है। और इसके विषय में क्या कहा गया है? कि वो किताब पढ़ती है, तो ये क्या आ गया? विधेय आ गया। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है तो वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। कि इसमें क्या कहा गया है? जैसे कि हम ऊपर वाले उदाहरण को ही कहें कि पूनम किताब पढ़ती है, तो इसमें क्या कहा गया है? कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को, पूनम क्या है? उद्देश्य है, इसको अलग करने के बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। पूनम क्या है? हमारा उद्देश्य है। जब हमने इसको अलग कर दिया तो क्या रह गया? किताब पढ़ती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा विधेय कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो वाक्य होता है उसके कौन कौन से अनिवार्य अंग होते हैं, तो वाक्य में कितने अनिवार्य अंग होते हैं? वाक्य में 6 प्रकार के अनिवार्य अंग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये जो है 6 प्रकार के हमारे जो है अनिवार्य अंग होते हैं वाक्य के अंतर्गत। अब इनके विषय में थोड़ा सा हम जो विस्तार से जान लेते हैं, जिससे हमें ये जो है पूरा भी समझ में आ जाए। तो अब हम आगे देखें कि सार्थकता क्या होती है। जो वाक्य के 6 अनिवार्य अंग होते हैं उसमें सबसे पहला जो अनिवार्य अंग है वो क्या है? सार्थकता, यानी कि वाक्य का कुछ ना कुछ अवश्य अर्थ जो है अवश्य होता है। जब हम कोई वाक्य बताते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। दूसरा क्या है? योग्यता। योग्यता क्या? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। यानी कि वाक्य के अंतर्गत जब हम कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं या किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो जो शब्द है वो किसी न किसी अर्थ को प्रकट अवश्य करता है, उसमें वो योग्यता होती है। जैसे कि चाय, चाय जो शब्द होता है, अगर हम कहें चाय खाई जाती है तो ये क्या है? हमारा गलत वाक्य है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि चाय क्या है? पी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि जो चाय शब्द है उसमें एक अर्थ अवश्य है कि जो चाय होती है वो क्या होती है? खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। आकांक्षा, तीसरा हमारा अनिवार्य अंग क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा, यानी कि वाक्य में अपने आप में पूरा होना चाहिए। जो वाक्य होता है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई वाक्य को बोलते हैं, लिखते हैं या किसी वाक्य का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए या उसमें ऐसा कोई शब्द जो है जिसकी कमी नहीं हो या कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त ना हुआ हो जिसके कारण वाक्य को पढ़ने पर क्या है? अधूरापन लगे, यानी कि वाक्य जो वो हमें अधूरा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कि अगर हम कहें पत्र लिखता है,
पत्र लिखता है, कौन लिखता है, इसके विषय में हमें नहीं पता है कि कौन लिखता है। ये हमें क्या हो गई, अब हमें जानने की इच्छा हो गई कि पत्र है वो कौन लिखता है। कोई लड़का है या लड़की है, कोई स्त्री है या पुरुष है, कौन है जो पत्र लिख रहा है। तो इसमें हमें जानने की इच्छा हो गई, इसलिए जो पत्र लिखता है ये जो क्या एक अधूरा वाक्य कहलाएगा। अतः पूर्ण वाक्य क्या होगा कि राम पत्र लिखता है, या राम के अलावा कोई भी शब्द अगर आ सकता है, जैसे सीता पत्र लिखती है, अध्यापिका पत्र लिखती है, कुछ भी आ गया उसमें कर्ता का होना अवश्य है, जिससे जो शब्द है या वाक्य है वो पूर्ण रूप से पूरा हो। उसके बाद है निकटता। निकटता क्या है, बोलते या लिखते समय वाक्यों के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत ही जरूरी होता है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए जो शब्द है वो वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के जो पद है वो निरंतर प्रवाह में आसपास बोले या लिखे जाने चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि जो निकटता का अर्थ क्या है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें जो शब्दों का हम प्रयोग किए करेंगे तो उनमें क्या होती है, निकटता होनी चाहिए, या फिर ऐसा बोलने का निरंतर प्रवाह बना रहना चाहिए, रुक रुक कर नहीं बोलना है। तो जिससे कि हम जो है कुछ भी अगर कहेंगे तो वो समझ में आए या कुछ ऐसा हो। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि राम कब जाता है, तो इस तरीके से अर्थ में अधूरापन कहीं ना कहीं आएगा या समझ में नहीं आएगा। तो इसको क्या जो है प्रवाह के साथ बोलना जरूरी है। या तो एकदम मैं किसी शब्द को बोल दूं तो वो बहुत जल्दबाजी होगी, जिसमें कुछ शब्द समझ में आएंगे कुछ नहीं आएंगे। धीरे बोलूँगी तभी भी उसमें ना तो कोई रुचिकर कोई लगेगा और ना ही मतलब वो समझ में आएगा। तो इसमें कहा गया है कि जब भी हम कुछ शब्द बोलें या कुछ लिखें तो जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं उनमें निरंतरता हो, उनमें निकटता हो और एक प्रवाह में वो लिखे या बोले जाने चाहिए शब्द। दूसरे पांचवा जो हमारा वाक्य का अनिवार्य तत्व आता है वो है कि वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं या कोई वाक्य में कोई पद जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उसका कोई क्रम होना चाहिए। जैसे कि सुहावनी है रात होती चांदनी। तो इस तरीके से इन जब ये पद हमें वाक्य में हमने प्रयुक्त करे हैं तो उनमें निरंतरता नहीं है, जिससे पढ़ने पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें पदों का जो व्यवस्थित क्रम है वो सही से नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या है वाक्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार से जो शुद्ध वाक्य जो होगा वो क्या होगा, चांदनी रात सुहावनी होती है। तो इससे क्या है, इस वाक्य ये एक सही शुद्ध वाक्य कहलाएगा। और इस वाक्य को जो पढ़ने पर हमें क्या है अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्या है हमारा शुद्ध वाक्य कहलाएगा। यानी कि जो पद का जो क्रम इसमें रखा गया है वो सही तरीके से रखा गया है। तो वाक्य के अंतर्गत जो भी पद हम प्रयुक्त करते हैं तो उनमें सही व्यवस्था या सही क्रम में वो लगे हुए होने चाहिए। उसके बाद अगर हम अगला अनिवार्य तत्व देखें तो वो कौन सा होता है, वो होता है अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है, मेल। क्या होता है, अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना जरूरी होता है। जैसे कि बालक और बालिकाएं गई, तो ये क्या है हमारा अधूरा वाक्य है, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं गए। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्रियाओं का भी लिंग वचन पुरुष काल कारक इनके साथ में सही क्रम या सही मेल होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये हमारे वाक्य के 6 अनिवार्य क्या है तत्व कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि जो वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के जो भेद होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। पर रचना के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, साधारण वाक्य जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो ये जो है हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो चलिए हम इनको भी जो विस्तार से जान लेते हैं कि सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य आखिर क्या होता है। तो पहले नंबर पे जो हमारा आएगा तो वो आएगा साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है
और एक ही कर्ता होता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि बिजली चमकती है, पानी बरसा, तो ये क्या है, हमारे सरल वाक्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही विधेय एक ही उद्देश्य है। तो जैसे कि बिजली, बिजली क्या है, ये हमारा उद्देश्य, और चमकती क्या है, ये हमारा विधेय हो गया। पानी बरसा, ये क्या है, हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। इन वाक्यों में क्या है, एक एक उद्देश्य है, अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया जो है क्या है, वो एक ही है, अतः ये क्या होंगे, साधारण वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक वाक्य हो, क्या हो, एक या एक से अधिक वाक्य हो, किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष जो है आश्रित वाक्य उपवाक्य हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम दूसरे और सरल शब्दों में समझे तो क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी कि गौण उपवाक्य हो, जो कि आपस में किससे ये हमें दिए गए हैं, जैसे कि यानी कि आए या फिर जो आए, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर या यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये जो शब्द बीच में आते हैं, दो वाक्य हों और जब इनके बीच में ये जो शब्द हमें दिए गए हैं, अगर वो वाक्य वो शब्द जो है उन दोनों वाक्यों को जोड़ते हो तो वो क्या कहलाएगा, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसमें जो एक वाक्य होता है वो हमारा प्रधान या मुख्य या मेन वाक्य होता है, और दूसरा वाक्य होता है वो उस वाक्य के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है, तो वो हमारा क्या, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरणों के विषय में अगर हम कहें तो, जैसे कि अगर हम इनके उदाहरणों के विषय में कहें कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो है अच्छे अंक अक्सर नहीं बनते हैं। मैं जानता हूँ कि, ये क्या आ गया, देखो ये जो शब्द आ गया कि शब्द, ये इस वाक्य को और इस वाक्य को क्या है, आपस में जोड़ रहा है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो जो शब्द से जो लड़का कमरे में बैठा है, ये बताया गया कि जो कमरे में लड़का बैठा है वो क्या है, वह मेरा भाई है। तो जो शब्द से ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, उत्तीर्ण होगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। तो इसमें ये जो यदि शब्द है, इससे क्या है, ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। इसमें जो एक मुख्य वाक्य और दूसरा मुख्य विधेय है, ठीक है, यानी कि एक आश्रित वाक्य है और एक गौण वाक्य, एक हमारा प्रधान वाक्य है और एक हमारा क्या है, गौण वाक्य है। और जो ये जो शब्द है कौन सा, की, जो और यदि, कौन कौन से, की, जो और यदि, ये जो शब्द है ये इन वाक्यों को क्या है, आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा आता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो, यानी कि दो या दो से अधिक जो उपवाक्य होते हैं वो क्या आपस में जुड़े हुए हो, परंतु सभी वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। यानी कि जो सब एक से अधिक हमारे उपवाक्य हो सकते हैं, परंतु सभी जो वाक्य वो प्रधान वाक्य नहीं होते हैं, एक प्रधान वाक्य होगा और बाकी के जो है आश्रित वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या है कि जिन वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयव के द्वारा होता है तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं रोटी खाकर लेट गया कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इसमें जो ये और शब्द है ये हमारा क्या है, संयोजक शब्द है, जिसके द्वारा जिसके आधार पर ये जो वाक्य है
कि मैं रोटी खाकर लेट गया कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये वाक्य और ये वाक्य जो है आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? और संयोजक शब्द के द्वारा। इस लंबे वाक्य में संयोजक क्या है? और है, जिसके द्वारा दो मिश्रित वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य हैं उनको योजक शब्द, ये शब्द दिए गए हैं कौन कौन से? जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन और पर, ये हमारे क्या है? योजक शब्द हैं, जिनके द्वारा जब शब्दों को जोड़ा जाता है, किसको? दो सरल वाक्यों को या फिर दो मिश्रित वाक्यों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये वह सुबह गया शाम को लौट आया, ये हमारे क्या है? सरल वाक्य है, जिसको और शब्द के साथ क्या है? जोड़ा गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। प्रिय बोलो पर सत्य नहीं, प्रिय बोलो पर सत्य नहीं, तो ये पर जो शब्द है ये जो है इस वाक्य को प्रिय बोलो सत्य नहीं, इन दो वाक्यों को क्या है? आपस में जोड़ रहा है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये उसने परिश्रम किया ये हमारा एक वाक्य है और सफलता नहीं मिली ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को क्या है? किंतु जो ये हमारा योजक शब्द है वो क्या है? आपस में जोड़ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इससे पहले जो है वो किसका था? रचना के आधार पर वाक्य के भेद थे। अब क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य और विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इनको भी हम विस्तार से जान लेते हैं इनके विषय में कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सरल वाक्य आता है। तो वे वाक्य जिसमें कोई साधारण बात, कोई बात जो है वो साधारण तरीके से या सरल तरीके से कही गई हो तो वो क्या है? हमारा सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, ये क्या है? बिल्कुल साधारण से तरीके से वाक्य को बोला गया है, किसी बात को बोला गया, तो ये क्या है? हमारा सरल वाक्य हो गया। दूसरा निषेधात्मक, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है निषेधात्मक, यानी कि जहाँ पर निषेध है यानी कि किसी चीज़ की मनाही है। जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे हम? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, इसमें जो ये नहीं शब्द है ये इसके जरिए ये जो वाक्य है वो क्या बन गया? निषेधात्मक वाक्य बना है। उसके बाद अगर हम तीसरा वाक्य देखें तो क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछने का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, इसमें क्या है? प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, ये हम क्या कर रहे हैं? किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या हमारा? प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक में क्या होगा कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा होने पर ही क्या होगी? फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, और बड़ों का सम्मान करो। तो ये क्या है? हमारे आज्ञावाचक वाक्य हैं, जिसमें क्या है? जैसे बड़ों का सम्मान करो, ये हम क्या कह रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं किसी को। परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, ये क्या करें? हम उसको उपदेश करेंगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो फल क्या है? अवश्य मिलेगा ही। उसके बाद अगर हम अगले भेद के बारे में जाने तो वो कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त यानी कि संकेत का बोध होता है, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है? निर्भर होता है, तो वो क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये सफलता किसके ऊपर आधारित है? तो परिश्रम के ऊपर आधारित है।
पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल भी होगी। पिताजी आते तो अच्छा होता, अगर पिताजी आ जाते तो क्या होता, अच्छा होता। अच्छा होना किसके ऊपर आधारित है, पिताजी के आने पर। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। फसल होना किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर निर्भर है, वर्षा के ऊपर है। तो इन वाक्यों से क्या है, इन वाक्यों से एक क्रिया क्या है, दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है। तो वो हमारे क्या है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा विस्मादि बोधक वाक्य, जिन शब्दों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव क्या हो, ज्ञात हो, उन्हें हम क्या कहें, विस्मादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। तो ये जो वाह और जो ये हमारा हाय जो शब्द है, ये क्या है, विस्मादि बोधक जो शब्द है, और ये जब इन वाक्य में प्रयुक्त है तो क्या हो गए, विस्मादि बोधक वाक्य कहलाए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा अगला जो आएगा कौन सा है, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले तो वो क्या कहलाता है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, इसमें क्या है, कोई कार्य करने की क्या है, जानकारी हमें मिल रही है कि मैंने दूध पी लिया है, वर्षा हो रही है। तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि का क्या होता है, ज्ञान होता है, उनको हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तुम्हारा कल्याण हो, हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल ही खाऊंगा, ये मेरी इच्छा है कि आज मैं क्या है, फल ही खाऊंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये क्या है, हम तुम्हें आशीष दे रही है, हमारी शुभ कामना है कि भगवान तुम्हें आशीष जो है लंबी उम्र दे। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, इच्छावाचक के अंतर्गत आएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का जो हमारा विषय है ये पूर्ण हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, शेयर करना। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को भी दबा दे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने मेरी पहले की जो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल पर जा कर के वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जा कर के आप वो उन वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।